सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रियल नंबर्स का वन शॉट वीडियो। रियल नंबर्स जो है वो आपके क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रियल नंबर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम आपके क्लास 10th का सबसे पहला थ्योरम है। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का यूज होगा। उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे और साथ ही प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसको हम इर्रेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। जैसे कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स हो, बट कंपोजिट नंबर वैसा फैक्टर होता है जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टू जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है क्योंकि उसका दो ही फैक्टर होता है। टू जो है वो बस दो ही नंबर से डिविजिबल होता है, एक 1 और दूसरा वो खुद से। लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में क्या होता है कि दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि 4 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है तो उसमें क्या होगा, वो 1 से भी डिविजिबल होगा, साथ ही 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर जो होगा उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में किस तरीके से, जैसे कि हम लिखते हैं 12 को हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 जो है वो किससे कटता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का ये तरीका है। इसको हम किससे काटेंगे, 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो 2 से होगा। तो यहां काटना कैसे है, 12 जो है वो 2 के किस टेबल में आता है, मतलब 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, तो ये 6 बार में आता है। नेक्स्ट जो 6 होगा वो 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 जो होगा वो किससे कटेगा, 3 से छोटा प्राइम नंबर होता है 2, बट 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो हमारा जो 12 होगा उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 12। तो इसी को लिखने का तरीका है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहां 2 भी प्राइम है, अगला 2 भी प्राइम है, अगला 3 भी प्राइम है। बात समझ में आया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेंगे हम 18 में अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो ये भी 2 से जाएगा, 2 से 9 टाइम्स जाएगा। फिर 9 होगा वो 3 से जाएगा 3 टाइम्स। फिर 3 जो होगा वो 3 से 1 टाइम जाएगा। तो यहां पे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको लिखने का तरीका होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। यहां पे 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है और अगला 3 भी प्राइम है। ठीक है, अब देखिए 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो ऐसा है कुछ, 2 स्क्वायर इंटू 3, और इसका प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का फैक्टर्स तो अलग ही आ रहा है और ये यूनिक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 18 का भी होगा, अलग ही होगा दोनों का। वैसे ही कोई नंबर ले लेंगे 144, तो 144 का भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये कुछ ऐसा होगा, 144 का 2 से सबसे पहले जाएगा 7 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, नेक्स्ट 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो हम 144 को कैसे लिखेंगे, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4। नेक्स्ट 3 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बात समझ में आया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, किसका, 144 का। बात समझ में आया। उसी तरह आपका होमवर्क रहेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें 198 का, 360 का। ठीक है, ये सब आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल ये रहा है कि 6 का पावर n एक क्या है, एक नंबर है, और बोल रहा है कि चेक करना है कि 6 का पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। और n यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 2 3 ये सब कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो 6 टू द पावर n जो होगा वो एंड 0 से होगा या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है।
तो कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, अगर आपको एंड करना है जीरो से कोई भी नंबर एंड जीरो से, इसका मतलब उसके लास्ट में जीरो आना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं 240, लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो। 360, लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो। 720, लास्ट में क्या है? जीरो। 100, लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो। तो जीरो उन्हीं नंबर्स के आखिरी डिजिट में होता है जो नंबर्स 10 से डिविजिबल होता है। ये बात तो आपको पता होगी कि जो नंबर हमारा 10 से कटता है वो उसके लास्ट में क्या आता है? जीरो आता है। और एक बात और पता होगा, 5 से कटता है, लेकिन 5 से कटने वाला सारा नंबर के लास्ट में जीरो नहीं आता। 5 के टेबल में जो भी हमारे नंबर्स आते हैं उसके लास्ट में या तो जीरो होता है या तो 5 होता है, बट हमेशा आपका जीरो तो नहीं होता। लेकिन 10 के केस में हमेशा क्या मिलता है हमें? जीरो। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके लास्ट में जीरो आता है, जो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमको कैसे चेक करना है? यहां पे सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 6 का पावर n, 6 का पावर n है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा? अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 2 और 3। तो 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। उसके बाद अगर हमको देखना है कि लास्ट में जीरो आना चाहिए, इसका मतलब वो 10 से कटना चाहिए, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 और 5। तो ये क्या बन जाएगा? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो देखिए, यहां पे जिसके लास्ट में 10 आएगा उसका मतलब वो क्या होना चाहिए? 10 से कटना हो चाहिए। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिलता है? 2 और 5 मिलता है। लेकिन जब हम 6 के बारे में देख रहे हैं तो 6 में क्या मिल रहा है? 2 और 3 मिल रहा है। इसका मतलब यहां 2 तो आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, दोनों जगह 2 कॉमन है, बट 3 तो कॉमन नहीं ना है। 6 में आपका 3 है, बट यहां 10 में 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 का अगर हम पावर कुछ भी रखेंगे, जैसे कि 6 का पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 36 होता है। तो अगर हम यहां पे चेक करेंगे तो किसी के लास्ट में भी आपको क्या नहीं मिलेगा? किसी के लास्ट में भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 6 का पावर n जब लिखते हैं तो हम वहां पे देखते हैं फैक्टर आता है 2 एंड 3, बट जिसके एंड में जीरो होना चाहिए वहां पे हमको फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5। बट 6 के केस में कभी भी 2 और 5 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 का पावर n कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे 5 हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 6 के फैक्टर में कभी भी 5 नहीं आता। ओके, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं? आपको सबसे पहले ये मेंशन करना होगा कि 6 का पावर n जो है वो क्या है? वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जहां पे 6 जो है उसका प्राइम फैक्टर होता है 2 एंड 3। एंड जो नंबर के एंड में जीरो आता है वो नंबर हमेशा कटता है 10 से, और 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 एंड 5। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? 2 एंड 5 होता है। बट यहां पे देयर इज नो कॉमन नंबर, तो यहां पे क्या होगा? 5 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 6 का पावर n जो होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा जीरो से। बात समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स एंड दिस नंबर, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कि ये जो दो नंबर आपको दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कि बताइए कि ये नंबर और ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। अगेन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही देखना होगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है? आपको एक नंबर दिख रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहां पे दो नंबर आपके सामने हैं जिसका ये सम है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। दो नंबर का आपको सम देखने को मिल रहा है, और सम में तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो क्या मिलके बनेगा, इसलिए आपको क्या करना होगा? पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इसका एक तरीका है, आप क्या कीजिए, यहां पे दोनों जगह पे आपको 13 और 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 को आप क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1 ये बचेगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? ये 13 आ जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो यहां क्या बन जाएगा? 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या बना? 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसको लिखने का तरीका होगा 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो कंपोजिट नंबर का क्या रूल होता है? हम लोग ऐसा थ्योरम में भी देखे थे अभी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो जाता है। तो यहां पे भी आपको प्राइम फैक्टर्स देखने को मिल रहा है। क्या क्या है? 2 है, 3 है, 13 है। बट
अगर हम प्राइम नंबर्स देखेंगे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो ही तरह का नंबर होता है। अगर हम प्राइम नंबर का बात करते हैं तो वहां तो बस आपको एक ही प्राइम नंबर देखने को मिलेगा, बट यहां आपको तो प्रोडक्ट मिल रहा है ना देखने को, जैसे कि 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 13 भी मिल रहा है। इसका मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब एक प्राइम तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, साथ ही 2 इंटू 3 6 से भी डिविजिबल होगा, 13 इंटू 3 39 से भी डिविजिबल होगा। तो ये प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वैसा ही है। देखिए यहां पे भी आपको कॉमन मिल रहा है 5 और यहां 5 है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखिए यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे जो है एक नंबर 5 कॉमन आ गया है, साथ ही ये भी कोई बड़ा नंबर होगा, 5 के साथ साथ ये भी कोई बड़ा नंबर होगा, और ये इसका प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइम तो हो नहीं सकता, तो प्राइम नहीं हो सकता तो क्या होगा, कंपोजिट। जैसे यहां भी देखने को मिलेगा, ये 13 से भी डिविजिबल हो रहा है, साथ ही 78 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। वैसे ही ये क्या है, 5 के अलावा एक बड़े नंबर से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आया। तो ये दो नंबर क्यों कंपोजिट है ये समझ में आ गया ना। इसको आपको बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन लेना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। जैसे यहां से हमने 5 कॉमन ले लिया, यहां से हमने 13 कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे अब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है और एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। तो अगर हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको बताया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, दो तरह का चीज होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल। दो तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर वैसे नंबर होते हैं जो किसी बड़े नंबर को अपने से काट देते हैं, मतलब वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 6 है, वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, मतलब 6 का जो फैक्टर हुआ वो हुआ 2 एंड 3। उसी तरह हम कोई नंबर लिए 18, तो 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में आता है। तो वो उसके क्या होंगे, फैक्टर। मतलब फैक्टर कभी भी नंबर से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो यहां पे क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हमको किन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालना रहता है तो हमको उनका फैक्टर्स के बारे में देखना रहता है कि उनके फैक्टर्स क्या क्या है। और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि कौन सा फैक्टर हाईएस्ट होगा, मतलब कि बड़ा होगा। जैसे कि एचसीएफ आपको नाम से लग रहा है हाईएस्ट, हाई मतलब कि सबसे ऊंचा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि दो नंबर हमने लिया 18 और 24, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो कैसे बताएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर बोलना होगा तो ऐसा कोई बड़ा नंबर लीजिए जो 18 को भी काट दे और 24 को भी काट दे, मतलब कि वो 18 भी उसके टेबल में आए, साथ ही 24 भी उसके टेबल में आए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको एक तरीका लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। क्या लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 18 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 9 3 3 3 1। वैसे ही 24 का 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो यहां पे क्या आएगा, अगर हम 18 बराबर लिखे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहां पे 24 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो 2 का पावर 3 इंटू 3, और इसको लिखना चाहे हम 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। तो अगर हमको एचसीएफ देखना रहता है तो एक रूल है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा और दोनों नंबर में आपको चेक करना होगा कि वो जो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में टूटा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, जैसे आपको दिख रहा है 18 इसमें टूटा है और 24 इसमें टूटा है, तो अगर हम दोनों को साथ में यहां लिखें, जैसे 18 इज इक्वल टू लिखे 2 इंटू 3 स्क्वायर और 24 इज इक्वल टू लिखे 2 का पावर क्यूब इंटू 3, तो यहां पे आपको चेक करना है कि जो लोवेस्ट पावर के आ रहा है, जैसे कि 18 बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, और 24 इज इक्वल टू लिखा है 2 का पावर 3 इंटू 3, तो यहां पे 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 1 है। तो हमको क्या एचसीएफ जब लिखना होगा, जैसे यहां हम लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, ये जो होगा वो क्या आएगा, आपको पहले चेक करना है कि दोनों नंबर का आपको पावर अच्छे से लिख लेना है। अब यहां देखिए 2 का पावर 1 है
और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो छोटा पावर कौन सा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्टर का, जैसे बात किया ना हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर जब भी होता है वो हमेशा नंबर से छोटा होता है या नंबर के बराबर होगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है? 18 में आपको 2 का पावर 1 दिख रहा है और 24 में 2 का पावर 3 दिख रहा है, तो छोटा पावर आपको कहां देखने को मिल रहा है? 2 का पावर 1। तो इसलिए यहां पे हमको क्या लिखना है? 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई आपको करना है। फिर 3 में आप चेक कीजिए, 3 का पावर 2 है यहां पे और 3 का पावर 1 है, तो आपको छोटा पावर कहां देखने को मिल रहा है? 3 का पावर 1। तो यहां क्या होगा? 3 का पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ हुआ 18 एंड 24 का, वो क्या आया? 6। बात आई समझ में? ठीक है, एचसीएफ में आपको क्या देखना है? फैक्टर देखना है, और फैक्टर हमेशा क्या होता है? नंबर से छोटा होता है। तो देखिए 18 और 24 से छोटा ही तो है 6। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बोले 6 एंड 24 इसका एचसीएफ बताइए, तो इसका एचसीएफ अगर हमको बताना होगा तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 3, 3 से 1, तो 6 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 3। उसी तरह 24 बराबर जैसे हमने पहले लिखा था 3 से 1, तो ये क्या हो जाएगा? 24 बराबर 2 क्यूब इंटू 3। तो अगर 6 और 24 का एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 24, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां चेक करो, यहां 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो हमको स्मॉलेस्ट पावर देखना है। 2 का पावर 1 है, यहां पे 2 का पावर 3 है, स्मॉल कौन सा है? 1, तो यहां लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 जो है यहां पे 3 का पावर 1 है, यहां 3 का पावर 1 है, तो स्मॉल दोनों में अगर हम देखें तो 1 और 1 बराबर है पावर, स्मॉल तो कोई है नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1, तो कितना आएगा? 6। तो यहां आपको क्या देखने को मिला? एचसीएफ जो है 6 और 24 का वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब जो यहां पे एचसीएफ आया वो 6 और 24 से छोटा नहीं बट 6 के बराबर है। 24 से तो छोटा है बट 6 के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एचसीएफ हमेशा जो निकलेगा वो छोटे नंबर के बराबर निकलेगा या फिर दोनों नंबर से छोटा निकलेगा। बात आई समझ में? एचसीएफ में फैक्टर का बात करते हैं और फैक्टर हमेशा छोटा होता है, और ये हाईएस्ट जो लगता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम एचसीएफ को बोलते हैं। तो हाईएस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं ना, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हो सबसे बड़ा हो। क्योंकि अगर आप देखिएगा यहां पे, अगर आप लोग टेबल लिखते हैं, जैसे 2 का टेबल हम लिख रहे हैं, 2 4 6 8 ऐसे लिखते हैं। 3 का टेबल अगर लिखते हैं 3 6 9 12, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 6 आ रहा है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे टेबल ये लिख रहे हैं ना, ये टेबल होगा, इसका हम मल्टीपल में बात होगा। लेकिन जब फैक्टर निकालना पड़ता है तो उसका हम कैसे बात करते हैं? देखिए, जैसे कि हम लिखे सबसे पहले 12 और दूसरा लिखे 18, तो 12 अगर हम लिख रहे हैं तो 12 को हमको क्या देखना है? इन दोनों का फैक्टर निकालना है। तो 12 का टेबल 12 के फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है। जैसे कि यहां पे क्या निकला है फैक्टर? 18 का 2 है, 3 है, उसी तरह 24 का 2 है, 2 है, 3 है। ये सब फैक्टर्स हैं। ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम? जैसे कि इसका नाम है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसमें डिस्कस करें तो फैक्टर जो हो वो क्या हो? बड़ा हो, लेकिन कैसा हो? कॉमन हो। तो इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर, पहले आपको दो चीज समझना होगा, एक होता है एचसीएफ और दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पे दो चीज आ रहा है, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क है? जैसे कि हम लिख रहे हैं 6, फिर लिख रहे हैं 12, फिर लिख रहे हैं 18, फिर लिख रहे हैं 24। ये क्या है? अब आप बोलोगे सर ये तो टेबल है 6 का, 6 12 18 24। तो ये क्या है? 6 के बाद जब हम 12 लिखे तो 12 जो बना वो क्या आया? 6 के टेबल में आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? 12 जो हुआ वो 6 का मल्टीपल हुआ। सेम
18 जो लिखे वो क्या है, 6 का टेबल है 3 टाइम्स, मतलब कि 6 इंटू 2 लिखेंगे तो वो बनेगा 12, 6 इंटू 3 लिखेंगे तो वो बनेगा 18। तो इसका मतलब 12 और 18 जो है वो 6 का क्या है, मल्टीपल है। लेकिन 12 का 6 क्या होगा, फैक्टर। 12 का 6 क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होता है, और वो ऐसा नंबर होता है जो किसी बड़े नंबर को काट देता है। लेकिन जो मल्टीपल होता है वो नंबर से बड़ा होता है। इसलिए हम 2 का अगर मल्टीपल बोलना है तो वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 6, वो हो जाएगा 8। लेकिन अगर हमको 20 का फैक्टर बोलना है तो वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 5, वो हो जाएगा 10। तो ये सब क्या है, फैक्टर है। तो यहां पे जब हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो हम यहाँ पे 2 या 2 से अधिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी हम कॉमन फैक्टर बता पाएंगे कि 2 नंबर में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ को हमें समझना है तो इसके लिए हम जैसे नंबर लिखे 12 और 18, तो हमको ये बताना है कि 12 और 18 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। इसका मतलब 12 का कोई फैक्टर लेना है और 18 का कोई फैक्टर लेना है, बट दोनों में क्या हो, कॉमन हो और वो हाईएस्ट हो। मतलब उसके अलावा भी कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा बड़ा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला फैक्टर लेना है। तो जैसे कि 12 में हम लिखते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना है। तो 2 से 6 टाइम गया, 2 से 3 टाइम गया और 3 से 1 टाइम गया। तो 12 बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है और 3 1 बार आ रहा है, तो क्या हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। सेम 18 में जब करेंगे तो 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 इज इक्वल टू 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, इसका मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, उसके बाद अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो ऐसे लिखना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 बराबर वो क्या होता है। अब देखिए आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर जो होता है वो नंबर से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। तो एचसीएफ जब भी निकलेगा वो 2 नंबर अगर आपको गिवन है या 2 से अधिक भी नंबर गिवन है तो वो नंबर से छोटा होगा या फिर सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर होगा, बड़ा कभी भी नहीं होगा। जैसे वो नंबर 12 से हमेशा छोटा ही होगा या फिर 12 के बराबर होगा, क्योंकि यहां 12 और 18 में 12 छोटा है, 18 बड़ा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 12 से बड़ा हो जाएगा 18 से छोटा, वैसा भी नहीं होगा। बस क्या होगा, छोटे वाले नंबर से छोटा होगा या छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। और अगर छोटे वाले नंबर से छोटा हो गया तो इसका मतलब वो बड़े वाले नंबर से भी छोटा हो गया। ठीक है, तो यहां पे एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या तरीका देखेंगे, नाम में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, लेकिन हमको यहां पे अगर आप समझने के लिए सोचो तो जैसे लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट लिखा है, आपको वहां से दिमाग में आपका चलता है हाई, बट यहां पे आपको हाई नहीं लेना है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है तो आपको सोचना लो है। क्यों लो सोच रहा है, देखिए यहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, यहां पे लिखा हमने 2 का पावर 2 और यहां पे लिखा 2 का पावर 1, यहां हमने लिखा 3 का पावर 1, यहां हमने लिखा 3 का पावर 2। तो आपको चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स का पावर क्या है, पावर को आपको मेनली कंपेयर करना है। तो देखिए यहां लिखा है 2 का पावर 2, यहां लिखा है 2 का पावर 1, तो दोनों में से छोटा पावर कौन सा है, 2 का पावर 1 ऑब्वियसली। तो यहां पे क्या हम लिखेंगे 2 का पावर 1 इनटू, नेक्स्ट 3 का आप चेक करो, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है, बड़ा 3 का पावर 2 है, बट बड़ा तो हमको नहीं लेना है, एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, बट हमको क्या लेना है, छोटा वाला पावर लेना है। तो यहां क्या होगा, छोटा वाला पावर 3 का पावर 1, तो यहां हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 1, तो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करके 6। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा 6, मतलब कि छोटा से मतलब एचसीएफ जो हम फैक्टर निकालेंगे वो क्या होगा, हमेशा नंबर से छोटा होगा। देखिए 6 जो है वो 12 से छोटा है, 18 से भी छोटा है। ठीक है, बात समझ में आया, मतलब कि 6 के टेबल में 12 भी आता है 18 भी आता है, मतलब 6 एक तरह से फैक्टर ही हुआ दोनों का। बात समझ में आया, और दोनों में कॉमन फैक्टर यही है, क्योंकि 18 का 6 से बड़ा भी फैक्टर होता है, छोटा भी फैक्टर होता है, 12 का भी फैक्टर 6 के बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन है वो 6 होगा। बात समझ में आया, क्योंकि 12 के टेबल में 2 से भी काटते हैं हम, 2 से भी काटते हैं, 12 और 18 दोनों को, बट 2 कॉमन फैक्टर होगा बट हाईएस्ट नहीं होगा। 3 यहां भी हो रहा है, 3 यहां भी हो रहा है, 3 भी फैक्टर होगा 12 और 18 का, बट हाईएस्ट नहीं होगा। बात समझ में आया, हाईएस्ट क्या होगा 6। बात समझ में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन अगर और हम डिस्कस करें, 18 एंड 54 ये दोनों का हम देखें तो 18 का अगेन हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 9 3 3 एंड 3 1। सेम 54 का करें, 2 से 27 बार में जाएगा, 3 से 9 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट 54 बराबर हम क्या लिख सकते हैं
2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ बताना होगा, तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 54 ये लिखने का तरीका है। हम क्या लिखेंगे 18 और 54 में, अब हमको पावर छोटा वाला ना देखना है, हम निकाल एचसीएफ रहे हैं, लेकिन नाम में हाईएस्ट आ रहा है बट हमको सोचना लोएस्ट पावर को देख के है। तो यहां पे देखिए 2 का पावर 1 है, यहां भी 2 का पावर 1 है, तो कॉमन पावर अगर हम देखें तो 2 का पावर 1 ही सबसे छोटा है, तो यहां हम लिखेंगे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर यहां 2 है, यहां 3 का पावर 3 है, तो हम छोटा पावर लेंगे 3 का पावर 2। बात समझ में आ गया? तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 18। ठीक है, तो 18 एंड 54 का एचसीएफ क्या आया 18। इसका मतलब हमको क्या यहां देखने को मिला कि जो एचसीएफ आया है वो छोटे वाले नंबर के बराबर आया है। पिछले केस में हमको देखने को मिला था जो एचसीएफ आया है वो छोटे वाले नंबर से भी छोटा है, बट यहां क्या मिला हमें छोटे वाले नंबर के बराबर देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि 18 जो है वो इसके 18 के टेबल में 54 भी आता है, बट यहां पे ऐसा नहीं था। यहां 6 के टेबल में 12 18 तो आ रहा था, बट 12 के टेबल में 18 नहीं आ रहा था, बट यहां पे क्या हो रहा है 18 के टेबल में 54 भी आ रहा है। तो ये हुआ एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात करें तो उससे पहले मल्टीपल को समझिए। मल्टीपल जैसे कि हमने अभी कहा कि मल्टीपल जो होता है वो किसी के टेबल में आता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं 6 12 18 24, तो 12 18 24 ये सब क्या है 6 के मल्टीपल्स है। इसका मतलब मल्टीपल्स जब भी डिस्कशन होगा वो हमेशा जो होगा वो नंबर से बड़ा होगा। जैसे कि 6 का मल्टीपल 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, 15 का मल्टीपल 30 होता है, 45 होता है, वो सब हमेशा क्या होता है नंबर से बड़ा होता है। तो अगर दो नंबर का हमको एलसीएम निकालना होगा तो अगेन दो नंबर हम लेते हैं 18 और 24, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना होगा। तो इसका क्या होगा सेम वैसे ही कीजिए आप 2 9 3 3 एंड 3 1, तो ये क्या बनेगा 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम 24 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या बनेगा 2 इंटू 12 एंड 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब हमको दो का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में मिल गया। हमको पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम ऐसा कर सकते हैं, कब अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था। तो यहां देखिए अब हम बात कर रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, बट मल्टीपल जो होता है वो नंबर से तो बड़ा होता है ना। तो जैसे कि हम लोग एचसीएफ में छोटा पावर लेके चल रहे थे, एलसीएम में हमको क्या करना पड़ेगा बड़ा पावर लेके चलना पड़ेगा। तो यहां चेक कीजिए यहां 2 है, यहां 2 का पावर 3 है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, एक जगह 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। बड़ा कौन है? ऑब्वियस है 2 का पावर 3 है। तो इसका मतलब एलसीएम अगर बोलेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, तो इसमें हमको क्या लिखना होगा 2 का पावर 3 इंटू, अब यहां चेक कीजिए 3 का पावर 2 है, यहां 3 का पावर 1 है, बड़ा कौन है 3 का पावर 2, तो यहां हो जाएगा 3 का पावर 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा सॉल्व कीजिए 8 इंटू 9 यानी कि 72। तो 18 और 24 का एलसीएम क्या आया 72। इसका मतलब एलसीएम जो आया है वो 18 से भी बड़ा है 24 से भी बड़ा है। देखिए 72 जो है वो 18 से भी बड़ा है 72 से भी बड़ा है। इसका मतलब हमको निकालना है यहाँ क्या है मल्टीपल निकालना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो जो नंबर गिवन है उसके बड़े वाले नंबर के बराबर होगा या फिर दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो यहां बड़ा देखने को मिला, बात समझ में आया। वैसे ही आप अगर 3 और 9 का ट्राई करें एलसीएम निकालना, तो 3 और 9 में जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा, तो 9 जो आया वो बड़े वाले नंबर के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या है एलसीएम का ये मीनिंग हुआ कि हमारा 18 और 24 दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है जो कॉमन है। 18 के टेबल में भी 72 आ रहा है, 24 के टेबल में भी 72 आ रहा है, लेकिन जो दोनों में आ रहा है वो 72 है। बात समझ में आया? क्योंकि 18 का टेबल अगर आप लिखोगे तो 18 के टेबल में आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि 18 मिलेगा, 36 मिलेगा, 54 मिलेगा, 72 मिलेगा, 90 मिलेगा। सेम 24 के टेबल में 24, 48, 72, 96 ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आपको मिल रहा है? कॉमन ऑब्वियस है 72 है जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 72 क्या होगा 18 और 24 का एलसीएम होगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब आगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी वही है जो हम लोग अभी इस तरीके से एलसीएम निकाल रहे थे। तो जो हम किसी नंबर्स को ऐसे ब्रेक करके फैक्टर्स में लिख रहे हैं यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को निकालना होगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 58 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स किया, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 12 है, 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 6 2 3 एंड 3 1। सेम 58 का भी आपको करना होगा, तो ये किससे कटेगा, ये भी 2 से कटेगा 29 टाइम्स। फिर 29 एक प्राइम नंबर है, 29 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट 120 है, 120 को सॉल्व कीजिए, 2 से 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स एंड 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो अब आपको लिखना है 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, 58 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 29, और नेक्स्ट 120 बराबर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको दो चीज निकालना है, पहला एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो सब जगह आप अगर आपको हाईएस्ट पावर चेक करना है तो पहले आप पावर को मेंशन कर दीजिए। अब देखिए यहां पे, अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले 2 के बारे में बात करें तो 2 का हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों में 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 का पावर 3। नेक्स्ट 3 में चेक कीजिए, 3 यहां पे पावर 1 है, 3 का यहां पावर 1 है, और यहां पे 3 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 0 यहां पे प्रेजेंट है। तो 0 से 1 तो बड़ा ही ना है, तो अगेन एलसीएम में हमको बड़ा पावर लेना है, तो 3 का पावर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अब क्या दिख रहा है, अब 5 है और 29 है, जो कि बाकी नंबर्स में नहीं है, बट हम यहां पे लिख सकते हैं ना 5 का 0 इंटू 29 का पावर 0। सेम यहां पे लिख सकते हैं ना 5 का पावर 0, और यहां पे लिख सकते हैं 29 का पावर 0। तो अब चेक करके बताइए कि 5 का पावर सबसे बड़ा क्या होगा, यहां 5 का पावर 0 है, यहां 5 का पावर 0 है, यहां 5 का पावर 1 है, तो क्या होगा 5 का पावर 1 इंटू, अब कौन सा बचा नंबर, 29, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1, 29 का पावर 0, तो ये हो जाएगा 29 का पावर 1। तो ये आएगा आपका एलसीएम, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट एचसीएफ, एचसीएफ जब लिखना है हमको तो एचसीएफ लिखने के लिए हम क्या देखेंगे, पावर जो छोटा हो, तो अब छोटा पावर चेक कीजिए। अब यहां पे अगर हम चेक करें 2 में, तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो सबसे छोटा 2 का पावर क्या है, 1, ठीक है, 2 का पावर 1 सबसे छोटा है। नेक्स्ट 3 में चेक करें, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, तो यहां पे 3 का सबसे छोटा पावर क्या होगा, 1 होगा क्या, नहीं होगा 1, 3 का पावर क्या होगा, 0, तो यहां क्या होगा 3 का पावर 0। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, कौन सा नंबर बचा, 5, 5 का पावर 0, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, छोटा क्या होगा, 5 का पावर 0। नेक्स्ट 29, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1, 29 का पावर 0, तो क्या हो जाएगा 29 का पावर 0। तो किसी का भी पावर 0 जो होता है वो तो 1 आता है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ सीधे क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों को काट रहा होगा, ठीक है, और वही हाईएस्ट होगा, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो तीनों को काट रहा होगा। बात समझ में आया, बट एलसीएम तो आपको उससे बड़ा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक आपको फॉर्मूला ध्यान देने का जरूरत है, जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमेशा नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। बात समझ में आया, नंबर के प्रोडक्ट्स, जैसे कि 6 और 4, हम इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अगर हम 6 और 4 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 6 और 4 का। अगर यहां हम करके देखें, कॉमन जो लेना है, मतलब कि हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर एलसीएम में, तो 2 का पावर 1 है, यहां पे 2 का पावर 2 है, बट 3 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 1 और यहां पे 2 का पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2। नेक्स्ट 3 के केस में 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, हाईएस्ट क्या है, 3 का पावर 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12, 12 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा 6 एंड 4 का, वो क्या होगा, एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर देखते हैं, तो छोटा पावर देखिए, यहां पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर यहां पे 2 है, तो 2 का पावर 1 होगा, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 0 होगा। तो एचसीएफ क्या आएगा, 3 का पावर 0 तो 1 होता है, इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमेशा हम क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए हमारा यहां पे क्या है, 6 है, बी क्या है, 4 है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है, एचसीएफ हमारा 2 है,
एलसीएम क्या है 12 है, तो 12 इंटू 2 24 और ए इंटू बी यहाँ क्या मिल रहा है हमको 6 इंटू 4 यानी कि 24। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है 24 के बराबर है। और सेम हमारा दोनों नंबर के बीच का प्रोडक्ट भी क्या है, दोनों नंबर के बीच का प्रोडक्ट भी 24 के बराबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, देखिए इफ p and q are two distinct prime numbers then find LCM and SCF of p and q। अब दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का बात कर रहा है, तो अब यहां पे आपको सोचने वाला काम करना है, क्योंकि यहां नंबर्स तो दिया नहीं है, बस बोला है नंबर्स क्या है p and q, दो नंबर दे रखा है और दोनों क्या है प्राइम है। तो पहली बात, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो हम लिख सकते हैं p बराबर 1 इंटू पी, यही तो लिखेंगे, और q बराबर क्या लिखेंगे 1 इंटू क्यू लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है p और q दोनों क्या है यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब p और q दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट भी है प्राइम नंबर भी है। तो p को हम 1 इंटू पी ही लिखेंगे ना, और q को 1 इंटू क्यू लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बस हमको दिख रहा है 1। तो इसका मतलब एचसीएफ जब होगा, एचसीएफ हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ जो होता है वो लोवेस्ट पावर होता है। तो अगर हम यहाँ p का पावर 1 कह रहे हैं तो यहाँ पे p का पावर 0 होगा, और यहाँ पे q का पावर 1 कह रहे हैं तो यहाँ पे q का पावर 0 होगा। तो एचसीएफ लिखने के लिए हमको छोटा पावर देखना था, तो 1 तो दोनों में सेम है तो 1 तो होगा ही, साथ ही छोटा पावर देखिए। अब यहाँ पे p का पावर 1 है, p का पावर 0 है, छोटा कौन, p का पावर 0। नेक्स्ट q का पावर 0 है, q का पावर 1 है, छोटा कौन, q का पावर 0। तो और ये p का पावर 0 और q का पावर 0 1 ही हो गया, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ है उसका आंसर है 1। नेक्स्ट अगर एलसीएम देखना है तो एलसीएम भी हम यहीं से देख रहे हैं, एलसीएम में हम फाइंड करते हैं बड़ा पावर जो होता है। तो बड़ा पावर क्या है, p का पावर 1 है, यहाँ पे p का पावर 0 है, बड़ा कौन है p का पावर n। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा p का पावर 1 इंटू q का पावर 1 यानी कि p इंटू q। तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात समझ में आया, क्योंकि p का पावर 1 यहां बड़ा था और यहाँ q का पावर 1 बड़ा था। ठीक है, बाकी 1 तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू। बात समझ में आया, तो ये हुआ एलसीएम, ये हुआ एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो अब दो बातें हैं, एक है कंपोजिट नंबर, दूसरा है प्राइम नंबर। और लिस्ट, लिस्ट मतलब कि छोटा, तो छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। 4 जो है वो लिस्ट कंपोजिट नंबर है, और लिस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। ये बात ध्यान रखिएगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर होगा 2, लिस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। तो हमको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो 2 और 4 दो नंबर दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 क्योंकि है वो खुद प्राइम नंबर, और 4 कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 कर दीजिए, तो ये हमारा होगा दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम निकालना है, रेशियो हमको कैसे लेना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो रेशियो में सबसे पहले हमारा आएगा एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़ा पावर देखते हैं। तो यहां चेक करो कि बड़ा पावर क्या है, यहां है 2 का पावर 1, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 1 का पावर 1। तो बड़ा कौन है, 2 का पावर 2 है बड़ा, और 1 तो वैसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो एलसीएम होगा 4। नेक्स्ट एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, छोटा पावर। अगर हमको छोटा पावर यहां देखना है, 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या होगा 2 का पावर 1। नेक्स्ट यहाँ 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, तो ये 1 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2। बात समझ में आया, तो एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा और एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा, दोनों का रेशियो लेना है। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो ये होगा रेशियो 2:1। हम रेशियो बोल सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा 2:1। किसका, लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर का। बात समझ में आया, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज। अब देखिए जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, वो हमेशा शुरू होता है 1 से। 1 2 3 4 ये सब हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ क्या होगा। तो आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए, जैसे कि 2 और 3, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। या फिर 3 और 4 आप उठा लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ बताइए, या फिर 5 और 6 का बताइए। तो इन सब का एचसीएफ बताना है कि क्या होगा, और वो एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि एचसीएफ हमेशा चेंज होगा, यहाँ पे हमेशा एचसीएफ सेम ही होगा।
तो इसलिए डायरेक्टली पूछा है ना कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर हम दो नंबर यहां कोई भी उठा लिए हैं तो यहां पे देखिए, अगर हमारा 2 है और 3 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 ही लिख सकते हैं, और 3 को 3 into 1 ही लिख सकते हैं। और एक मिनट, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम आता है, प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आता है वो तो 1 आता है ना। अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। तो 2 और 3 अगर प्राइम नंबर है तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से तो एचसीएफ हमें मिला कि 1, लेकिन हम प्राइम नंबर नहीं लेंगे, हम 4 और 5 ले लेते हैं। 4 और 5 का निकाल के देखिए, अगर 4 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 2 स्क्वायर, और 5 वाला को लिखेंगे 5 का पावर 1, ठीक है। और देखिए यहां पे 5 का पावर 1 आ रहा है, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0। और यहां पे 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिख सकते हैं 5 का पावर 0। अब दोनों में हमको कॉमन देखना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, तो पावर छोटा वाला चेक करना है। तो यहां पे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, तो छोटा पावर क्या है, 2 का पावर 0। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर 0। 5 का पावर यहाँ 0 है, 5 का पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0। तो दोनों का वैल्यू 1 ही ना हुआ, ठीक है। वैसे ही आप ले लो कोई और नंबर, एक ले लो 100, एक ले लो 101, ठीक है। इसमें आप चेक करो, इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो यहां पे भी एचसीएफ 1 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 में तो आपको मिल जाएंगे मल्टीपल, बट 101 में नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए कभी भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। बात समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। बाकी आप 3-4 एग्जांपल्स दिखा सकते हो, जैसे हमने 2 यहां दिखाया, 2 हमने पहले लेके दिखाया था, 2 और आप दिखा देना। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहां पे आपको कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया। क्योंकि एक बात और, कंसेक्यूटिव जब हम इंटीजर का बात करते हैं तो उसमें 2 तरह का इंटीजर आता है, एक आता है इवन, दूसरा होता है ऑड। तो अगर इवन और ऑड हम देखेंगे तो 1, 3, 5, 7 ये सब हमारा ऑड होता है, और 2, 4, 6, 8 ये सब हमारा इवन होता है। और इवन ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड कभी भी 2 से नहीं कटता है, और इवन का मतलब होता है जो हमेशा 2 से कटता है। तो 2 तो हमेशा, मान लीजिए कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं उसमें अगर हमारा इवन ऑड का बात होगा तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, और इवन ऑड का जब हम एचसीएफ लेंगे तो हमेशा वो 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 2 से डिविजिबल होगा बट ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होता है, 1। नेक्स्ट, if LCM of 32 and A is equal to 64 and SCF of 32 and A is 4, then A is equal to, तो यहां सिंपल है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे LCM दिया हुआ है 2 नंबर का, एक 32 है दूसरा A है, साथ ही SCF भी दिया हुआ है, एक 32 है एक A है, उसका SCF क्या है, 4 है। तो बताना है कि A किसके बराबर होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, SCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, A इंटू B के बराबर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 32 जो है वो B के बराबर है, ये 32 किसके बराबर है, B के बराबर। तो यहां पे हमारा क्या फॉर्मूला होगा, यहां पे अगर हम देखें तो एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है 64, तो इसका मतलब 64 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 4 बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख देते हैं, बराबर ए इंटू बी। बी हमारा क्या है, 32 है, तो एचसीएफ कितना दिया है, 4। नेक्स्ट एलसीएम कितना दिया हुआ है, 64। ए कितना है, ए हमारा है निकालना है जो, और बी कितना गिवन है, 32। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए देखें तो ए इज इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 64 बाय 32। तो इसको सॉल्व कर लेना है, 32 से ये 2 बार में जाएगा तो ये होगा 8। तो ए कितना है आपका, 8। तो हमारा जो नंबर था 32 और 8, उसका एलसीएम 64 था, और 32 और 8 जिसका एचसीएफ क्या था, 4 था। बात समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर दो। अरे वो कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ क्वेश्चन में, हमको थोड़ा सा डाउट हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, where x and y are prime numbers, then find the SCF of a and b। आपको क्या निकालना है, SCF। SCF क्या होता है, हमेशा हम छोटा पावर देखते हैं
कि उसके प्राइम फैक्टर्स में जो छोटा पावर वाला नंबर है वो कौन सा है, और कैसा नंबर किस में देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, अगर हम यहां पे देखें a इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहां पे बोला है कि x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो अगर हम प्राइम नंबर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे कि हम लिखते थे ना 2 का पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर, या फिर 5 का पावर 1, तो ऐसे ही हमको क्या यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट b का क्या दिया हुआ है, b का दिया हुआ है x इंटू वाई क्यूब, और बोल भी दिया है कि x और y प्राइम है। तो इसका हमको क्या निकालना है, SCF। तो SCF ऑफ ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट पावर देखना होगा। तो यहां चेक कीजिए, यहां x का पावर क्या है, 3 है, यहां x का पावर क्या है, 1 है, छोटा कौन, x का पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा, x का पावर 1। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है x का पावर 2, यहां लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है y का पावर 2, और यहां लिखा है y का पावर 3, छोटा कौन, y का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, SCF एक्स वाई स्क्वायर। बात समझ में आया। तो इन दोनों नंबर का SCF क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, जहां पे x और y ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, प्राइम नंबर। बात समझ में आया। हमको हमेशा छोटा पावर लेना था। अगर हम यहाँ एलसीएम भी निकालना चाहें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर लेंगे। एलसीएम में बड़ा पावर मतलब एक्स क्यूब, यहाँ एक्स का पावर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3, यहाँ पे वाई का पावर 3, वाई का पावर 2, तो वाई का पावर 3, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब ये आ जाएगा एलसीएम, बट एक्स वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एससीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of these numbers? तो ये दो नंबर आपको दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है और उसका एलसीएम दे रखा है। आपको बताना है कि उन नंबर्स का एससीएफ क्या होगा। तो प्रोडक्ट जो रूल अभी हमने पढ़ा था उससे आप बना सकते हैं कि दो नंबर्स का एससीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो नंबर का आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है, साथ ही एलसीएम भी गिवन है, तो आप यहाँ पे बना सकते हो और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब हमारा यहां से शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इज कंप्लीट स्टेप। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन सुबह उठते हैं। जैसे कि आपके घर में लोग होंगे, वो लोग अगर सुबह मॉर्निंग वॉक करने को निकलते हैं तो देखिए मॉर्निंग वॉक करने अगर कोई निकल रहा है तो उनके जो स्टेप्स है, स्टेप्स यानी कि कदम, आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपका कदम का कोई लेंथ होगा ना, तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक, मिनिमम डिस्टेंस जो एक आदमी वॉक कर पाए, दैट इज कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सब कोई पूरी तरह से चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे 3 पर्सन लिए ए बी सी, तीनों चलना शुरू कर रहा है, तो ए चल रहा है, उसका कोई डिस्टेंस है, वो दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, उसका नेक्स्ट स्टेप भी 30 सेंटीमीटर का होगा और फर्दर स्टेप्स कितने होंगे, 30 सेंटीमीटर के होंगे। नेक्स्ट जो बी है उसका है 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर का उसका स्टेप्स होगा 36 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट जो पर्सन है उसका है 40 सेंटीमीटर, इसका मान लीजिए 40 सेंटीमीटर होगा, तो ये 40 सेंटीमीटर का स्टेप्स होगा। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चला जाए जिससे तीनों लोग जो है वो अपना स्टेप कंप्लीट करें। इसका ये स्टेप कंप्लीट करें बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन स्टेप कम चले, ऐसा नहीं। जैसे ए चल रहा है तो वो 30 सेंटीमीटर पूरा कवर करेगा, वो आधा पे नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि पूरा आधा स्टेप पे रुक जाए, उसका जो स्टेप होगा, जितना भी स्टेप वो चलेगा वो पूरा चलेगा। बी सिमिलर तरीके से 36 सेंटीमीटर करके अपना स्टेप्स चल रहा है तो 36 पूरी तरह से चलेगा, वो 36 का आधा नहीं होगा या 36 का आधा से आधा नहीं होगा, ना 1/4 होगा ना 2/3 होगा, पूरा 36 चलेगा। वैसे ही सी जो है वो 40 करके पूरा चलेगा। ऐसा नहीं कि वो 40 सेंटीमीटर उसका एक स्टेप का साइज है तो वो 20 सेंटीमीटर ही चले, वो 10 सेंटीमीटर नहीं, वो पूरे का पूरा 40 चलेगा। और वो बी जो है वो पूरा का पूरा 36 चलेगा और ए जो है वो पूरा का पूरा 30 चलेगा। बात समझ में आया। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, हमको कोई एक ऐसा बड़ा डिस्टेंस ढूंढना होगा जो
तीनों से कट जाए, इसका मतलब वो तीनों के टेबल में आ जाए और वो कॉमन आ जाए, मतलब कि हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम ही ना है, एलसीएम में ही ना हम देखेंगे कि वो 30 30 करके पूरा स्टेप चल रहेगा, जितना भी हम टोटल डिस्टेंस आएगा उसी तरह 36 36 करके वो पूरा चल रहेगा, और उसी तरह थर्ड वाला सी जो है वो 40 40 करके चल रहेगा। बात समझ में आया? तो हमको क्या निकालना होगा यहाँ पे, एलसीएम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, तो 30 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 into 15 होता है, तो 2 into 3 into 5 ये 30 हो जाएगा। 36 को ब्रेक करना है तो क्या होगा, 36 है 2 into 18 होता है, तो 2 into 3 into, अगर यहां पे अच्छे से ब्रेक करें, 36 है ना, तो 2 into 2 यानी कि 4 into 9 into 3 into 3, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 2 18 2 36। नेक्स्ट है 40, 40 को जब ब्रेक करना है तो 2 into 20, तो 2 into 2 4 4 2 into 2 4 हो गया, 4 into 10 यानी कि 2 into 5, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर यहां 30 का देखें तो 2 का पावर क्या होगा, ये 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 36, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही होगा 36। 2 3 2 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। सेम यहाँ पे 40 का 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 5 40, तो ये हमारा आया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों में मैक्सिमम पावर लिखेंगे। अब यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है, अगर हम 2 का चेक करें तो 2 का मैक्सिमम पावर यहां 1 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 1 है 2 है और यहां 2 का पावर 3 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है और यहां तो 3 का पावर 0 है, 3 का पावर है ही नहीं, तो यहां पे मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 का पावर 2। नेक्स्ट 5 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 है और 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1। तो ये होगा हमारा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8, 3 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 5, ठीक है, तो 360 सेंटीमीटर ये होगा टोटल डिस्टेंस। मतलब कि 360 एक ऐसा डिस्टेंस होगा, अगर उसमें ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, चलना शुरू करे तो उसका स्टेप पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई स्टेप आधा रह जाएगा या कोई स्टेप 1/3 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, वो अपना पूरा का पूरा स्टेप चलेगा। बी भी अपना पूरा का पूरा स्टेप चलेगा और सी भी अपना पूरा का पूरा स्टेप चलेगा। बात समझ में आया? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना था और क्वेश्चन में क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 360 के अलावा वो नहीं चल सकता, वो 360 के अलावा 720 सेंटीमीटर भी चल सकता है, बट हमसे मिनिमम पूछा था और एलसीएम में भी हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं जो तीनों से कट जाए। तो इसका मतलब 30 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए। तो बात समझ में आया? तो ये होगा। और अगर यहाँ पे एक चीज और हम आगे डिस्कस करें तो अगर पूछा जाएगा कि एक कितना स्टेप चलेगा तो 360/30 कर देंगे, वो ए का स्टेप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 से कटा 12, मतलब ए जो है वो 12 स्टेप चलेगा। बी इसी तरह से कितना चलेगा, 360/36 कर देंगे तो ये 10 स्टेप चलेगा। और सेम सी कितना स्टेप चलेगा, 360/40 कर देंगे तो ये कितना चलेगा, 9 स्टेप। ठीक है, तो ये इनका स्टेप है, कम ज्यादा स्टेप हो रहा है बट ये स्टेप कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका स्टेप 11.5 हो, इसका 9.5 हो, इसका 8.5 हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा का पूरा स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Priya takes 18 minutes to complete one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए ये क्वेश्चन में काफी अच्छा चीज है। इसमें क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है, तो हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में 2 पर्सन स्टार्ट किए चलना, एक प्रिया और दूसरा रवीश। ठीक है, एक प्रिया है और दूसरा रवीश है और दोनों साथ ही स्टार्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि रवीश जो है वो प्रिया का पीछा कर रहा है, यहाँ पे प्रिया और रवीश साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों यहां से चलना शुरू किए, लेकिन एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में प्रिया जो है वो 18 मिनट लगाती है। प्रिया कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट, लेकिन रवीश पहले आ जाता है, वो भी राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 18 मिनट। मतलब रवीश का टाइम जो है वो प्रिया से कम लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्रिया घूम रही है 18 मिनट लगा के घूम रही है। नेक्स्ट रवीश घूम रहा है 12 मिनट लगा रहा है।
तो इसका मतलब अगर प्रिया का एक राउंड कंप्लीट होगा, मतलब प्रिया जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो रबीस तो एक राउंड से आगे बढ़ चुका होगा ना, क्योंकि रबीस को तो बस 12 मिनट लगा, 12 मिनट में रबीस पूरा यहां पहुंच जाएगा, लेकिन प्रिया तो पीछे ही ना रहेगी सर्कल में, प्रिया का तो राउंड कम होगा। एक राउंड लगाने में रबीस को 12 मिनट लगेगा, लेकिन प्रिया को 18 लग रहा है, तो प्रिया तो पीछे ही रहेगी क्योंकि प्रिया का राउंड तो कंप्लीट नहीं होगा। तो वैसे ही हमको बताना है कि वो वापस से दोनों कब मिलेंगे, वापस से दोनों कब मिलेंगे। तो वापस से दोनों तब मिलेंगे जब हम दोनों का एक जितना टाइम लग रहा है उसमें से हम एक ऐसा टाइम देखें जिसमें क्या हो, दोनों नंबर से वो कट जाए, मतलब कि दोनों के टेबल में आ जाए, 18 के भी टेबल में भी आ जाए और 12 के टेबल में भी आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 12 और 18 का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और वही वो टाइम को बताएगा जिस टाइम में उन लोग दोनों दोबारा मिलेंगे। बात समझ में आया? तो अगर हम 12 का एलसीएम देखें तो क्या हो जाएगा, सेम यहां पे हमको सीधा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सेम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। और एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का बड़ा पावर देखना होगा। यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 9 यानी कि 36 मिनट। मतलब 36 मिनट्स बाद दोनों वापस से यहीं पे मिलेंगे। बात समझ में आया? और अगर हम 36 मिनट्स पे चेक करें तो जो हमारा रवीश है वो 12 मिनट लगा रहा है, तो वो 3 राउंड कंप्लीट कर लिया रहेगा, लेकिन प्रिया जो है वहां पे 2 ही राउंड कंप्लीट करेगी। बात समझ में आया? लेकिन ये मिनट हम कैसे डिसाइड किए, एलसीएम लेके। ठीक है, तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों मिलेंगे। और वही आपसे अगर आगे क्वेश्चन पूछे कि प्रिया का राउंड कितना होगा और रबीस का राउंड कितना होगा, तो हमने बताया 36 में से 12 डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रबीस का राउंड, और 36 में से 18 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा प्रिया का राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of longest rod that can measure the dimension of the room exactly. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रूम का डायमेंशन दे रखा है, L इक्वल टू दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको अगर हम और अच्छे से लिखे तो 8 मीटर मतलब कि क्या हुआ, 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हमको लिखना होगा 625 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो है हाइट है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब हमको क्या बताना है कि हमको एक लॉन्गेस्ट रॉड बताना है जो रूम का डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। मतलब कि रॉड जो होगा ना यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि रूम का डायमेंशन को, मतलब कि आप ऐसा समझो जैसे कि मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ये रूम का एक वॉल है और एक हम रॉड ले लिए, एक छोटा सा रॉड ले लिए, तो जब ये रॉड मेजर कर रहा होगा ना तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली मेजर करेगा। इसका मतलब अगर वो उसका लेंथ को मेजर कर रहा है तो वो पूरी तरह से मेजर करेगा। वो मेजर कितने स्टेप में भी कर सकता है बट पूरी तरह से करेगा। ऐसा नहीं कि यहां पे 3 रॉड के बाद वो खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं। जैसे देखिए यहां अगर हम लगाएं, जैसे चलो यहां पे अच्छे से करते हैं, जैसे कि हम लिए एक शेप, ये रहा हमारा, मान लो ये रूम का एक वॉल है और यहां पे हम रॉड ले लिए, एक रॉड ले लिए इतना बड़ा, तो ये हमको रॉड क्या करना है, उसका ऐसा लेंथ बताना है कि ये पूरा एग्जैक्टली मेजर करे। मतलब कि देखिए एक बार रॉड नापे हैं, दूसरे बार लिए हैं, तीसरे बार रॉड, चौथा बार रॉड और 5वां बार, मतलब कि ये 5 में खत्म हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट उसका ना बचना चाहिए ना घटना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमको एक ऐसा रॉड बताना है जो मेजर कर ले इसका डायमेंशन रूम का एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरह से। और यहां पे क्या होना चाहिए, अगर हम मेजर करेंगे तो डायमेंशन इसका कोई भी हो, लेंथ 850 सेंटीमीटर दिया है उसको भी मेजर कर लेगा, ब्रेथ 625 सेंटीमीटर दिया है उसको भी मेजर कर लेगा, हाइट 475 सेंटीमीटर दिया है उसको भी मेजर कर लेगा, और वो कितने भी स्टेप में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें एलसीएम निकालना होगा। क्यों एलसीएम निकालना होगा, सॉरी, उसके लिए हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्यों एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक मिनट, हाँ,
देखिए यहाँ पे क्या है, 850 सेंटीमीटर है, 625 और 475। यहाँ पे हमको एक ऐसा रॉड का लेंथ निकालना है जो कि तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि जो रॉड होगा उससे अगर हमको मेजर करना होगा तो हम उससे पूरे को एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे। वहां पे हम रॉड का कोई हाफ पोर्शन नहीं लेंगे, कोई उसका 1/4 पोर्शन नहीं लेंगे, पूरे का पूरा वो मेजर हो जाएगा। हम ये भले बता सकते हैं कि हमको लेंथ मेजर करने में कितना रॉड का जरूरत होगा, या फिर ब्रेथ मेजर करने में कितना रॉड का जरूरत होगा, और हाइट मेजर करने में कितना रॉड का जरूरत होगा, ये हम बता सकते हैं। मतलब कि लेंथ के बराबर कितना रॉड आएगा, ब्रेथ के बराबर कितना रॉड आएगा, और हाइट के बराबर कितना रॉड आएगा। लेकिन अगर वो रॉड का हमको एक लेंथ निकालना है तो वो हमको बताना होगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों नंबर का जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो अगेन यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो हमारा कॉमन आएगा वही हमारा रॉड का क्या होगा, लेंथ होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, और ये काम आप होमवर्क में कर लेना, इसमें आपको क्या करना होगा, रॉड का लेंथ निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तीनों नंबर जो आपको दिया हुआ है उसका हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगेन एचसीएफ कैसे निकालोगे, 850, 625 एंड 475, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना और एचसीएफ निकालना, वही लेंथ होगा लॉन्गेस्ट रॉड का जो डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time they beep again? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक्स है, 3 अलार्म क्लॉक्स है जो कि अलग अलग टाइम के इंटरवल में बजता है। अब देखिए, अलार्म क्लॉक एक बज रहा है 20 मिनट के इंटरवल में। आप लोग होते हो ना, अभी सुबह उठना जल्दी नहीं होता है तो क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 20 मिनट थोड़ा सा इसको जल्दी खींचिए, ठीक है, मतलब 10 से बस रही है ना अब, इरेशनल सब में टाइम है। 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 3 अलार्म क्लॉक है, ए, बी और सी। 3 अलार्म क्लॉक जो है वो उसका टाइम दिया हुआ है कि वो 20 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजेगा। देखिए, सुबह में आप क्या करते हो, अलार्म लगाते हो, और आप भी अलार्म लगाने में ड्यूरेशन लगाते होगे कि 5 मिनट बाद हमारा फिर से अलार्म बजे। वैसे ही यहाँ पे 3 अलार्म क्लॉक दिया है, उसमें क्या बोला है कि 20 मिनट एक अलार्म क्लॉक के बीच का बजने का ड्यूरेशन है। मतलब एक बार अगर वो रिंग किया 10 बजे तो दूसरे बार रिंग करेगा 20 मिनट बाद, यानी कि 10:20 में। वैसे ही दूसरे का दिया है, बट वो 25 मिनट बाद रिंग करता है, और तीसरा जो है वो 30 मिनट बाद करता है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट टाइम वो तीनों एक साथ बीप किया था 12 बजे, 12 बज के दोपहर में, मतलब 12 बजे दोपहर में। 12 नून का मतलब हुआ 12 बजे दोपहर में। तो बोल रहा है कि तीनों उसके बाद दोबारा कब से एक साथ बीप करेगा। तो एक साथ हमको बीप करवाना है, इसका मतलब एक ऐसा टाइम निकालना होगा जो तीनों टाइम से बड़ा हो, लेकिन वो तीनों के टेबल में आ जाए। जैसे यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, तो 25, 20 और 30 के टेबल में एक ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों के टेबल में आएगा, जो उसका एलसीएम होगा। तो अगर हम यहाँ एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30, यही एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हो। तो 20 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। नेक्स्ट 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5। और नेक्स्ट 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5। तो इसका हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम में अगेन हमको हाईएस्ट पावर देखना होगा। तो 2² × 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, और यहाँ 2 का ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर चेक करो। हाईएस्ट पावर यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, और यहाँ 2 का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 इंटू, अब हम 3 में देखें, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1। नेक्स्ट यहां पे 5 में चेक करो, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 3 × 25। तो कितना आएगा, ठीक है, तो कितना ये हो जाएगा, 25 × 4, यानी कि 300 मिनट्स। मतलब आफ्टर 300 मिनट्स दे रिंग ईच अदर, मतलब वो एक साथ रिंग करेंगे, दे रिंग टुगेदर
तो कितना मिनट बाद? 300 मिनट्स के बाद। इसका मतलब क्या होगा? 300 मिनट्स के बाद ए भी रिंग करेगा, बी भी और सी भी करेगा, बट तीनों एक साथ करेगा। ये तो 20 मिनट के इंटरवल में ही कर रहा है, ये 25 मिनट के ही, ये 30 मिनट के ही, लेकिन एक साथ कब करेगा? 300 मिनट्स के बाद। तो 300 मिनट्स मतलब कि कितना आवर होता है? आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 300 मिनट्स आपका ये आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगेन टुगेदर, दे बीप अगेन टुगेदर। ठीक है, दे बीप अगेन टुगेदर। यहां पे क्या होगा? टुगेदर, कि वो एक साथ वापस से कब बीप करेंगे, तो यही हमको बताना है। ठीक है, तो 300 मिनट बाद, और 300 मिनट में कितना आवर होता है? आप लोग एक पढ़े होंगे कि जब हम 1 आवर लिखते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। 1 आवर में अगर 60 मिनट होता है तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 आवर। 1 मिनट में 1/60 आवर। तो 300 मिनट में कितना होगा? 300 मिनट में कितना होगा? 1/60 इंटू 300, यानी कि 5 आवर। ये कितना हो जाएगा? 5 आवर। मतलब 5 घंटे के बाद आपका अलार्म क्लॉक तीनों एक साथ बीप करेगा। तो अगर एक साथ बीप करेगा 5 घंटे के बाद, फर्स्ट बीप कब किया था? 12 नून में, तो उसके 5 घंटे बाद, यानी कि 12 में अगर हम 5 और जोड़ दें तो 12 के बाद क्या आता है? 13 नहीं, अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 12 PM अगर नून है तो इसका मतलब उसके बाद आएगा 1 PM, फिर आएगा 2 PM, 3 PM, 4 PM और नेक्स्ट 5 PM। तो मतलब कि किस टाइम पे बीप करेगा एक साथ? 5 PM। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 5 PM। 5 PM क्या होगा इसका आंसर? 5 PM में तीनों अलार्म क्लॉक एक साथ रिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in minimum numbers of room required if in each room the same number of participants are to be selected and all of them being in the same subject. देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें समझने का जरूरत है आपको ध्यान से। एक सेमिनार है, स्कूल में कोई सेमिनार कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें क्या है? पार्टिसिपेंट्स 3 सब्जेक्ट में है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। और पार्टिसिपेंट्स का संख्या कितना दिया हुआ है? 60 जो है वो हिंदी का है। हिंदी के लिए कितने पार्टिसिपेंट है? 60। इंग्लिश के लिए कितने हैं? 84 एंड मैथ्स के लिए कितने हैं? 108। तो आपको यहां पे बताना है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड हो, मतलब कि हम कितना रूम पहले से बना के रखें या रूम को अरेंज करके रखें जिसमें क्या हो सारे रूम्स में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो और ऑल ऑफ देम हैव सेम सब्जेक्ट। अगर हम यहां पे रूम अरेंज कर रहे हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को हम बैठा रहे हैं और हर एक रूम में पार्टिसिपेंट जो है वो एक ही सब्जेक्ट के आएंगे, मतलब सेम सब्जेक्ट के आएंगे, और वैसे हमको कितने रूम की जरूरत पड़ेगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, बट सिर्फ एलसीएम एचसीएफ का यूज करके, एलसीएम या एचसीएफ का यूज करके हमारा आंसर नहीं आएगा, उसमें हमको कुछ और भी देखना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम जो ग्रुप बनाएंगे पार्टिसिपेंट्स का वो कितना बनाएंगे। जैसे कि हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप बनाएंगे तो पहले हम ये डिसाइड तो करें कि एक रूम में कितने लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पार्टिसिपेंट्स दे रखा है 60, इंग्लिश का दे रखा है 84 और मैथ्स का दे रखा है 108। तो एक रूम में कितने बैठेंगे पहले हमको वो डिसाइड करना होगा। और हमको क्या करना है? सारे रूम्स में बराबर बैठाना है। तो अगर सारे रूम्स में बराबर बैठाना है तो इसका मतलब हमको तीनों में से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, तीनों में से कोई एक ऐसा नंबर नहीं, तीनों से हमको एक ऐसा नंबर देखना होगा जो कि तीनों को काट दे। इसका मतलब उसके टेबल में तीनों नंबर आ जाए। तो वैसा कब होता है? वैसा जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ यहां पे हम निकालेंगे, तो एचसीएफ किसका निकालेंगे? 60, 84 एंड 108 का। सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 60 को ब्रेक करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये किस में टूटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 15, यानी कि 3 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 84। 84 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, तो ये किस में टूटेगा? 2 इंटू 42, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 21। तो 21 कैसे टूटेगा? 3 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। नेक्स्ट है आपका नंबर 108। नेक्स्ट है 108।
तो 108 कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? 2 इंटू 54, 54 जो टूटेगा वो 27 इंटू 2 में टूटेगा, तो 27 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 में, ठीक है। तो यहां पे अगर हमको लिखना है अच्छे से तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। अब आप चेक कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको क्या निकालना है? SCF। तो SCF जो होगा वो तीनों नंबर का क्या आएगा? SCF के लिए हम लोएस्ट पावर देखते हैं, तो यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 2 है। लोएस्ट पावर क्या है? ऑब्वियस है 2 का पावर 2, क्योंकि इससे छोटा तो कोई और नहीं है, तीनों जगह 2 का पावर 2 ही है। नेक्स्ट 3 में चेक कीजिए, 3 में अगर हम चेक करेंगे तो 3 में देखिए यहाँ क्या है? 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, 3 का पावर 1 यहां भी है, 3 का पावर 1 यहां भी है और 3 का पावर 3 यहां है, तो छोटा पावर क्या है? 3 का पावर 1। बात समझ में आया? नेक्स्ट यहां है 5, 5 अगर यहां है तो इसका मतलब यहां पे 5 का पावर 0 है, यहां पे भी 5 का पावर 0 है। यहां पे 5, यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, यहां पे 5 का पावर 0 है, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं ना, यहां पे ये बोला जा सकता है ना कि जो है 5 वो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, बट यहां भी यहां आ रहा है ना ही यहां आ रहा है, क्योंकि यहां 5 का पावर 0 है, यहां भी 5 का 0 है, तो लोएस्ट पावर तो 5 का पावर 0 ही होगा। 7 के लिए भी सेम, 7 का पावर 1 है, 7 का पावर यहां कुछ नहीं है, तो यहां 7 का पावर 0 होगा, यहां भी 7 का पावर 0 होगा, तो 7 का पावर लोएस्ट कितना होगा? 0। तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? SCF। 2 का पावर 2 यानी 4 3 जा 12, तो 12 क्या होगा? SCF। मतलब 12 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आएंगे, 60 80 एंड 60 84 एंड 108। इससे कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो ये तीनों के टेबल में आए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? SCF। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। ये टोटल नंबर ऑफ रूम्स नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम है, मतलब एक रूम में आपका कितना पार्टिसिपेंट बैठेगा वो निकाला है हमने अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। तो यहां क्या बोला है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट। मतलब ये 12 पार्टिसिपेंट एक ही रूम में बैठेंगे, मतलब हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स अगर है टोटल, तो 12 पार्टिसिपेंट्स करके हमको कितने रूम्स की जरूरत होगी? 60/12, यानी कि 5 रूम्स। 5 रूम्स किसके लिए होंगे? हिंदी के लिए। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए कितने की जरूरत होगी? 84/12, यानी कि 7 रूम्स। एंड नेक्स्ट मैथ्स के लिए कितने की जरूरत होगी? 108/12, यानी कि 9 रूम्स। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे? 9 + 7 + 5। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 21 रूम्स। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 21 रूम्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of weight respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the weight can be packed in exact number of bags. देखिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क है आपके लिए, इसको आप खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं अगर थोड़ा सा समझा दूं तो ये है कि 3 फार्मर्स है जिसके पास इतना केजी वेट है, 3 फार्मर्स है, ए के पास 490 केजी है, बी के पास 588 केजी है और सी के पास 882 केजी है। तो हमको बताना है कि हम कितने कैपेसिटी का बैग लें जिसमें एग्जैक्ट फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग सो दैट द वेट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? SCF का जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, इन फार्मर के पास इतना वेट है, तो इतना वेट को तो हम एक साथ एक बैग में तो नहीं रखेंगे, हमको यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग बोला है कि मतलब तीनों फार्मर कुछ बैग्स में भरेंगे अपने वेट को, और अगर बैग्स में भरेंगे तो उसमें भी वो कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कम बेसी होना चाहिए, कंप्लीटली फिल। मतलब ए फार्मर का अगर 419 केजी आएगा और बी का 588 आएगा और 882 थर्ड फार्मर का आएगा, तो एक कैपेसिटी का कितना बैग आएगा? तो उसके लिए हमको SCF निकालना होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना होगा जो वो तीनों को काट दे। इसका मतलब उस नंबर के टेबल में तीनों नंबर आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? SCF लेंगे। SCF लेंगे तो एक बैग का कैपेसिटी जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो इसका SCF होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum numbers of students who can sit in a bus if is bus equal number of students. देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पिछला जैसा ही है। पिछला जो हमने ये क्वेश्चन किया था, अभी जस्ट हमने जो ये क्वेश्चन किया था, ये फाइंड जो हमने ये किया था जिसमें हमने बताया था कि 60, 84 एंड 108,
तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया था वो तो आया था कि कितने हम पार्टिसिपेंट्स लेंगे एक रूम में। तो सेम यहाँ पे एक बैग में कितना केजी आएगा वो यहां से हमें मिलेगा। और इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि स्टूडेंट्स जो है 10th 11th 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको बस में हमको बैठाना है और पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितने एक बस में बैठ सकते हैं जब हम बस तीनों के लिए हायर करें। और यहां पे भी बस पूरी तरह से भरना है, बस खाली नहीं होना चाहिए। तो सेम जैसे यहां 12 आया था इस क्वेश्चन में आंसर एचसीएफ निकालने से, वैसे ही यहां पे एचसीएफ निकालने से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एक बस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है। और वो जो नंबर आएगा वो सारे बसों में उतने ही बैठेंगे, उससे ना कम ना ज्यादा। इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वो ऐसा नंबर देगा जो तीनों को काट दे, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर्स को हम दो नंबर्स में तोड़ते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। अगर हम दोनों नंबर के बारे में देखें तो रैशनल नंबर आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर कैसा होता है, p by q के फॉर्म में होता है, जहां पे p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कहलाता है रैशनल नंबर, जिसमें p by q फॉर्म होता है नंबर का और p और q इंटीजर्स होते हैं और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम रैशनल नंबर में ये जानते हैं तो इसका मतलब हम इसका एग्जांपल अगर देना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, -1/5, 0/4, ये सब हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्या 2/0 रैशनल है? नहीं है, 2/0 रैशनल नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये सब हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि 22/7 क्या होगा, 22/7 क्या होगा, तो 22/7 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है और p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ये भी रैशनल ही होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा चलते हैं इधर इररेशनल की तरफ। तो इररेशनल कैसा नंबर होता है, अगर हम इररेशनल में डिस्कस करें तो इररेशनल कैसा नंबर होता है, अगर इसमें आपको जानना है अभी, तो इररेशनल ऐसा नंबर होता है जैसे कि आप लिखते हैं √2, √3, √5, ये सब जो नंबर होते हैं हमारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। इनके अलावा पाई आपने सुना है, पाई भी इररेशनल नंबर होता है। अब पाई का वैल्यू जो होता है आप मान के चलते हो अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर 3.14। बट अगर ये दोनों का हम बात करें तो ये दोनों रैशनल है, ये दोनों रैशनल है, ये दोनों इररेशनल नहीं है। और वो क्यों नहीं है ये अभी हम बताएंगे। बट पाई का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लेते हैं तो इसका, तो ये कुछ ये होता है 3.141592 और ऐसे ये बढ़ते जाता है। तो पाई जो होता है हमेशा क्या होता है, इररेशनल नंबर। पाई रैशनल नंबर नहीं होता है। बात समझ में आया? बट ये दोनों नंबर रैशनल होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये सब जो नंबर होते हैं इररेशनल होते हैं। बाकी रैशनल में हमारा इस फॉर्म में रहता है, मतलब सिर्फ फ्रैक्शन जरूरी नहीं, सारे इंटीजर्स भी -1, -2, -3, 0, 5, 7, ये सब हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर में देखें तो रैशनल नंबर में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर के अंदर आप देख सकते हो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट सब क्या आएंगे, रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। इररेशनल में मेनली हम जो बताए हैं ये सब नंबर होते हैं। और इनको कुछ और तरीके से समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स का, जैसे कि हम डेसिमल्स के बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। डेसिमल्स में आपको समझ में आएगा कि रैशनल इररेशनल कौन सा नंबर होता है। तो अगर हम जब डेसिमल्स में देखें तो दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि नंबर जो है वो रैशनल है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल से। अब एक तो पहले हम बता दिए कि जितना इंटीजर्स था वो सब था, सब हमारा रैशनल में आ रहा था। बट अगर हमको हमारे पास डेसिमल दिया रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। तो जब हम टर्मिनेटिंग का बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जो खत्म हो गया, मतलब कि हम डेसिमल लिख रहे हैं 2.145, बस हम यहां रुक गए, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल्स यहां 1 से शुरू हुआ, 145 तक ही गया, आगे और नहीं जा रहा है, बस वहीं खत्म हो गया। दूसरा होगा 2.91, ये बस वहीं हम छोड़ दिए, खत्म हो गया।
3.14 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है, वो रैशनल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो उसमें दो पार्ट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आता है रिपीटिंग और दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग क्या भला का नाम है? रिपीटिंग का मतलब रिपीट मतलब कि रिपीट होना, रिपीट मतलब दोबारा से फिर से आए। जैसे यहां आपने देखा डेसिमल में 91 आ रहा है, यहां पे 3.14 है तो 14 तक ही रुक रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में हम डिसाइड करते हैं रिपीट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर टर्मिनेटिंग में हम रिपीटिंग ले लेना 3.11 तो यहां भी रिपीट कर रहा है, बट यहां हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा कि 11 खत्म हो गया वो। लेकिन जब हम नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे तो वहां रिपीटिंग का ये मतलब होता है कि अगर आपका डेसिमल कुछ ऐसा है 3.15555 ऐसे चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं, मतलब कि रुक नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको और लिखने का तरीका है 3.15 और 5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है वो रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि 5.9999 ऐसे लिखे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। लेकिन ये बात यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे आगे डॉट 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 दिया रहेगा तभी हम कहेंगे रिपीटिंग, नहीं तो 4 डिजिट अगर 4 डेसिमल के बाद ये रोक दे तो वो टर्मिनेटिंग में ही आ जाएगा। यहां पे हमको क्या करना होगा, इसको लिखेंगे हम 5.9 और 9 के ऊपर बार, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बात समझ में आ गया? तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये ठीक है। और उसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में हमारा जो कोई वैल्यू रिपीट ही ना करे, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं पाई का, पाई इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.141592 और ऐसे चलते जाता है, ये कहीं रिपीट नहीं करता, तो ये हमारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। उसी तरह उसके अलावा अगर और एग्जांपल ले लें 2.5173290492 ऐसे चलते जा रहा है, कहीं कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ठीक है, और एक कहलाता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें हमारा क्या होता, कोई सीक्वेंस रिपीट करते जाता है, जैसे 3.15555 ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें कि रैशनल कौन है और इरैशनल कौन है, तो पहला बात, जो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग होता है वो पक्का रैशनल होता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्या वो रैशनल होता है? नहीं, वो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर वो रिपीटिंग हो गया तो ये रैशनल होगा। ठीक है, रैशनल होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हुआ तो ये इरैशनल होगा, इरैशनल होगा। ठीक है, तो इरैशनल का एग्जांपल वही अभी बताया था कि पाई होता है √3 √5। तो जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, वो हमारा क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। साथ ही पाई भी हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर है। बात समझ में आया? तो ये है कुछ बातें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, उसके आगे एक है थ्योरम जैसा ही, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहां पे a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, a अगर पॉजिटिव इंटीजर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर कोई वैल्यू होगा ना, उसको p क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है, तो p जो होगा वो a को भी काटेगा, ये आपको बताना है। मतलब ये ऐसा होता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड देगा। अब इसको कैसे समझते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए p बोला है ना कि कोई प्राइम नंबर लेना है, तो हम मान लेते हैं एक प्राइम नंबर 3, एक मान लेते हैं प्राइम नंबर 3, और a स्क्वायर के तौर पे हम कोई स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 36 क्या है हमारा स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36। तो इसका मतलब अगर 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, मतलब 36 हमारा 3 से कट जा रहा है 12 टाइम्स। ठीक है, तो उसका मतलब 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये तो 36 a स्क्वायर हो गया ना, बट हमको a देखना है, तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो 6/3 ये भी तो कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 36 को डिवाइड दे रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड देगा। कब? जब यहां पे हमारा 6 पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, साथ ही हम प्राइम नंबर लेके चले हैं, तो
तो यही ये थ्योरम कहता है कि P बी अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स a। बात समझ में आया? तो ये बातें आपको याद रखना है। और ऐसा अगर क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें तो देखिए, अगर हम 36 ले रहे हैं तो 36 तो दो नंबर से बना है ना, 6 और 6। हम अगर चेक करें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी 2 और 3 आएगा और दूसरे वाले 6 का भी 2 एंड 3 आएगा। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 आ रहा और इतना आपने अभी पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो यूनिक होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। जैसे कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 है तो 2 3 ही रहेगा, तो उसका स्क्वायर हम ले ले या उसका क्यूब ले ले, सबका प्राइम फैक्टर्स में जो 6 आ रहा है वो 2 एंड 3 ही रहेगा, तो इसका मतलब वो यूनिक ही रहता है। तो अगर 3 36 को डिवाइड दे रहा है तो वो तो 6 को भी ना देगा, क्योंकि दोनों का प्राइम फैक्टर्स तो सेम होगा। हम दो हिस्सों में बांट देंगे, तो अगर वो पूरे को डिवाइड कर रहा है और प्राइम फैक्टर्स दोनों का सेम आ रहा है तो आधा आधा में भी तो आएगा। जैसे हम रूट ले लेंगे, 36 का रूट अगर करेंगे 6 एंड 6 तो उसमें भी बटेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, P बी बाय प्राइम नंबर P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात आया समझ में? ठीक है। अब आगे हमारा जो इर्रेशनल का क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमको इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि रूट्स ऑफ प्राइम नंबर आर ऑलवेज इर्रेशनल, बट हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहां प्रूफ करने के लिए हम एक तरीका लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं कि रूट 2 जो है वो पहले रैशनल नहीं है। रूट 2 हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम मान के चलते हैं कि रूट 2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। बाद में हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम बता देते हैं कि ये रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। और सेम आप इसके लिए रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब के लिए आपको ऐसे ही प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूट 2 इज इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मान लेना होगा लेट रूट 2 इज रैशनल। हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल। तो अगर रूट 2 रैशनल होगा तो रूट 2 को हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी तो रैशनल होगा। जहां पे हम ये बोल सकते हैं ना कि P एंड Q आर क्या होंगे, इंटीजर्स। P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। साथ में Q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा एक चीज और हम करते हैं, P एंड Q को को प्राइम मानते हैं। P एंड Q आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स को आप प्राइम नंबर ना समझे, को प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका HCF 1 होता है। मतलब दो ऐसा नंबर लेना है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो कॉमन फैक्टर। तभी तो हम कह रहे हैं कि P और Q को प्राइम्स है। इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। सिर्फ क्या है, 1 है। तो उससे हमको प्रूव करके चलना है कि क्या होगा, ये रूट 2 रैशनल होगा, ये इरेशनल होगा। इसी प्रोसेस में करना है। तो सबसे पहले रूट 2 क्या हम मान लिए, P बाय Q। अब क्या करेंगे स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। यहां पे आपको सॉल्व करना है तो यहां क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि P और Q क्या है, इंटीजर है। ठीक है, P और Q क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे ऐसा कुछ बनेगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है। P अगर इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, P का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर हम किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि इंटीजर आए हमेशा। जैसे कि इंटीजर 5 होता है, 7 होता है, 9 भी होता है। या चलिए हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसका स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि 9 हो गया, 25 हो गया, ये सब हमारा क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी इंटीजर वैल्यू तो नहीं देगा। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि Q स्क्वायर हमको मिल रहा है P स्क्वायर बाय 2 करने से। मतलब कि अगर हम Q स्क्वायर चाह रहे हैं तो P स्क्वायर में हम 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर Q स्क्वायर हमको चाहिए और P स्क्वायर में हम 2 डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए P स्क्वायर का इंटीजर रहना भी जरूरी है। साथ ही इंटीजर तो है ही P और Q, लेकिन हमको वैल्यू भी इंटीजर तभी मिलेगा जब ये 2 डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, तभी तो हमको Q स्क्वायर इंटीजर मिलेगा। क्योंकि यहां पे पहले से पता है कि Q स्क्वायर इंटीजर है, P स्क्वायर इंटीजर है, लेकिन डिवाइड करने के बाद यहां पे इंटीजर तभी मिलेगा जब 2 पूरी तरह से डिवाइड कर दे इसको। तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, यहां से हमको क्या मिलता है, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, सॉरी 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। P स्क्वायर बाय 2 लिखे है ना, तो क्या मिलता है कि 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था
कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर होगा तो p ऑल्सो डिवाइड्स a, p वहां पे एक प्राइम नंबर है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। 2 किसको डिवाइड करेगा, हेंस 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। तो 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो एक बात बताइए, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे 18 2 से डिवाइड हो जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो ये 2 9 बार में कटेगा ना, तो हम 18 को नहीं लिख सकते 18 बराबर 2 इंटू 9, मतलब 2 का एक मल्टीपल के तौर पे हम लिख सकते हैं ना 18 को। तो सेम यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा 2 p को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब p बराबर हम 2 के कुछ मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं p बराबर 2 के। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि p जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो ये हमारा था इक्वेशन 1। यहां पे अब इस वैल्यू को रख दो, तो यहां पे अगर वैल्यू को रखेंगे फ्रॉम 1 तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p के जगह पे क्या रख दो 2k का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे क्या बन जाएगा इक्वेशन, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2। तो इसको अगर हम आगे करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2। यहां से अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पे आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 आया। अब देखो यहां पे आपका क्या था, इक्वेशन 1 से हमें मिला था 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, यहां से इक्वेशन 2 से हमको क्या मिल रहा है, सेम उसी तरीके से हो गया। अगर हमको k मिल रहा है 2 से डिवाइड करने से, तो यहां पे क्या आया, 2 ऑल्सो डिवाइड q स्क्वायर। तो सेम वो थ्योरम से हमको क्या मिल रहा है कि 2 जो है वो q स्क्वायर p स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करता है। तो सेम अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हेंस 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहां से 2 रिजल्ट मिल रहा है आपको, एक 2 डिवाइड कर रहा है p को, दूसरा 2 डिवाइड कर रहा है q को। बट हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा रखा था कि अगर √2 रैशनल है तो वहां पे p और q क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो हो, एचसीएफ जो हो वो क्या हो, 1 हो। बट यहां पे 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये तो बात गलत हो गया। हमने अभी माना था कि जो p और q है वो बस 1 से डिविजिबल है, मतलब वो सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 दोनों में आ रहा है, बट यहां तो 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, डिविजिबल नहीं, सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है कि वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 दोनों जगह पे आ रहा है। 2 जो है वो p को भी डिवाइड दे रहा है और q को भी डिवाइड दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमने पहले माना था, हमने क्या माना था कि √2 जो है रैशनल है, वो गलत हो गया बात। क्यों ऐसा गलत हो गया, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। √2 जो रैशनल हमने माना था और हमने माना था कि p और q को प्राइम है, तो यहां पे वो बात तो गलत हो गया। तो यहां पे क्या आ रहा है, हेंस 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, but p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q क्या है, को प्राइम्स है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण ये हुआ। तो अगर रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ तो इसलिए हमारा जो गिवन था √2 क्या होगा, हेंस √2 इज इर्रेशनल। बात समझ में आया, ठीक है। और ये सेम तरीके से हम √2, √3, √5, √7 को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे √2 इज इर्रेशनल प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पे √5 करना होगा तो √5 ले लेंगे। सेम यहाँ पे जो लिखे हैं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, वहां पे 2 की जगह 5 आ जाएगा, उसके जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा कि इर्रेशनल हम कैसे प्राइम नंबर को प्रूफ करेंगे, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रूव दैट √7 इज इर्रेशनल। तो जैसा अभी हमने कहा कि आप जैसे √2 का हमने अभी प्रूफ किया कि वो इर्रेशनल क्यों है, वैसे ही हम √5, √3, √7 किसी को भी कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज इर्रेशनल। तो देखिए ये तो दो बातें हैं यहाँ पे, एक हमारा 5 जो है वो रैशनल नंबर है और एक दूसरा √2 इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने प्रूव किया कि √2 इर्रेशनल है। तो एक बात आपको जानना है जरूरी होगा कि रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल होता है।
बट अगर आपको इसको भी प्रूफ करना है तो मैं बस यहाँ शॉर्ट में इसका तरीका बता दे रहा हूं कैसे आपको खुद से पूरा लिखना होगा। तो देखिए यहां पे भी अगेन हम जैसे वहां पे माने थे कि रूट आपका जो ये था क्वेश्चन √2 या √7 इरेशनल प्रूफ करना, वैसे ही आपको यहां भी प्रूफ करना है। तो कैसे आपको करना होगा, सबसे पहले 5 प्लस √2 को आपको क्या मानना होगा, रैशनल। तो रैशनल मानने के लिए हम p/q के फॉर्म में लेंगे। अब p/q के फॉर्म में अगर लेंगे तो यहां स्क्वायर पहले नहीं करना है, यहां पे आपको क्या करना है, अगर हम यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा p/q माइनस 5। यहां पे अगर इसको सॉल्व करें p माइनस 5q/q, तो अब देखिए यहां पे क्या है, हम यहां पे जब p/q मान के चल रहे हैं तो p/q आपको पता है ना, रैशनल के लिए हमेशा p एंड q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। और p और q अगर इंटीजर्स है तो √2 के बराबर क्या दिख रहा है आपको, p माइनस 5q। अगर p एक इंटीजर है, p क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स है, p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो 5q भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। 5q भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो p माइनस 5q क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर ही तो आएगा। तो p माइनस 5q क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा। और q ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब p माइनस 5q बाय इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, वो तो p/q फॉर्म जैसा ही हो गया। तो इसका मतलब वो एक रैशनल नंबर होता है। बट यहां पे √2 तो इरैशनल अभी हमने प्रूफ किया है, तो इसका मतलब √2 इरैशनल है और इधर रैशनल आ गया, तो ऐसा कभी पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था ये रॉन्ग था, ठीक है, क्योंकि √2 तो इरैशनल था बट इधर हमारा RHS में रैशनल आ रहा है। तो इसलिए हमको क्या यहां बताना होगा कि 5 + 2 √2 क्या होगा, इरैशनल होगा। और यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत माना था कि p और q क्या है, रैशनल है। बात समझ में आया, तो यहां पे ये प्रूफ होगा, ठीक है, बात समझ गए आप, ठीक है। तो अब यहां तक ही सारे क्वेश्चंस है, इसमें आप प्रूफ अपने से कर लेना, जो जितने भी क्वेश्चंस है आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना फिर से। साथ ही जो भी आपको होमवर्क मिले हैं क्लास में वो भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, होमवर्क अपने से सॉल्व करें और सारे के सारा आंसर जहां निकालने का था वो आप कमेंट करके बताओ हमें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने क्वेश्चन है आप रिवाइज कर सकते हो, क्लास नोट्स जो है वो आप रिवाइज करो अपने, साथ ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्लस एक्सरसाइज दोनों आपको सॉल्व करने हैं यहां हर हाल में, ठीक है। तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। उसके बाद PYQ आप बना सकते हो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बिल्ड होगा ताकि आपका क्या हो, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। और जो भी है आप अच्छे से एकदम पॉजिटिव माइंड से सॉल्व करो, कोई इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा चैप्टर्स जो भी है कंप्लीट हो रहा है इस चैनल पे। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।